हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने 25 साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा दिए। यदि आपको उन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि चुनाव के दौरान मार्कर के रूप में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है। यानी जब वोटिंग होती है तो मतलब जब वोट डाल के जो व्यक्ति बाहर आता है तो उसके जो नाखून होते हैं उसमें क्या होता है, एक मतलब स्याही लगाई जाती है। तो उस स्याही का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम होता है? सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूला इसका ये होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, लगभग 72 घंटे के बाद ही क्या होता है, हाथों से छूटता है लगभग, ठीक है। और काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, सूख भी जाता है। तो इसलिए मतलब क्या होता है, इलेक्शन में मतलब कोई व्यक्ति दोबारा वोट ना डाल सके, मतलब धांधली ना हो सके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ये पानी वगैरह साबुन से किसी से भी नहीं धुलता है। और इसके बाद देखिए, जो कृत्रिम बारिश होती है वो किसके कारण होती है? सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? सिल्वर आयोडाइड के कारण क्या होती है? कृत्रिम बारिश होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे होती है। यानी जो हीमोफीलिया होता है वो क्या, एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया में, ठीक है। रक्त का थक्का का बनना क्या है कि मतलब जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है यानी खून बहता है तो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद खून बंद हो जाता है बहना। लेकिन जिसमें हीमोफीलिया होता है उसमें खून बहता रहता है, ठीक है, बहता रहता है। तो इसलिए हीमोफीलिया के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता या जमता नहीं है। और रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? विटामिन के कारण। किसके कारण जमता है? विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कि 600 वाट और 120 वोल्ट के हीटर का प्रतिरोध बताइए। यानी कि पी कितना दे रखा है? पी दे रखा है इसमें 600 और वी कितना दे रखा है? 120। हमें निकालना क्या है? प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप कि आर बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर पी। तो वी की वैल्यू कितनी है? 120, 2 बार लिखना पड़ेगा। और पी की वैल्यू कितनी है? 600, 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यानी कि आर की वैल्यू आ गई 24 ओम। कितनी आ गई आर की वैल्यू? 24 ओम। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ जो बिना खपत किए एक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी इजी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की जो रेट होती है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि निमोनिया डैश के सूजन के कारण होता है। जो निमोनिया होता है किसके सूजन के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, फेफड़े या लंग्स में क्या होता है? सूजन हो जाता है। और जो निमोनिया होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण ये रोग होता है, जीवाणु के कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है? फेफड़े सूज जाते हैं। और जिसमें होता है उस व्यक्ति को ठंड से बचाया जाता है, ठंड से बचाया जाता है उस व्यक्ति को, ठीक है, बचाया जाता है। और इसमें किसका यूज़ किया जाता है? दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स जो मेडिसिन होती वगैरह उनका यूज किया जाता है। और निमोनिया किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण क्या होता है? निमोनिया होता है। इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जब लिटमस को बोरेक्स के 1 बिलियन में मिलाया जाता है तो लिटमस कैसा हो जाता है? ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो हमें पता करना है कि जो बोरेक्स होता है ना दोस्तों, इसका जिसकी जो प्रकृति होती है कैसे होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। अब देखिए, जब क्षार क्या कर देते हैं? रेड लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं? रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप बताइए, जब ये बोरेक्स लिटमस को बिलियन में डाला जाएगा तो क्या कर देगा? नीला कर देगा, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी, इसके बाद देखिए बोरेक्स का जो इसका ये फॉर्मूला ये होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतने याद करने की जरूरत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगला प्रश्न इसके बाद देखिए, जो ओलियम है, ओलियम का जो फॉर्मूला होता है H2S2O7 होता है। और जो मार्च गैस होती है मीथेन होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और जो वुड स्प्रिट होती है, वुड स्प्रिट, इसका फॉर्मूला होता है ये CH3OH, यानी कि CH3OH। और जो हॉर्न सिल्वर होता है, हॉर्न सिल्वर, ये होता है AgCl। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है। इसमें देखिए क्या बोला है कि 600 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कि फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लैम्डा कितना दे रखा है इसमें? वो दे रखा है 6600 है, सॉरी 6600 है, सॉरी 600 नहीं, 6600 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, इसको हम किस में बदल देंगे, इसको हम सबसे पहले हम इसको बदल देंगे, किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे हम मीटर में। किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो अब देखिए 6600, ठीक है, कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो जो लैम्बडा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा। आई होप आपको ये पता होगा कि किस तरह से ये पॉइंट वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ये होता है। अब हमें पता नहीं, अब हमें पता करना है क्या, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है hc/लैम्बडा। और जो h होता है ये क्या होता है, एक प्लांक नियतांक होता है। और h का जो मान होता है ये क्या होता है, सभी के लिए, सभी जगह समान होता है। और जो h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू रख देनी है। ठीक है, इसमें c का वैल्यू आपको पता है, प्रकाश की चाल, तो रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा कितना दे रखा है, 6.6 इंटू 10⁻⁻8। ये 6 पॉइंट, ये कट गया। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपके पास, फटाफट से आप इसको सॉल्व कर देना। ये बच जाएगा कितना, 3 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतना बच जाएगा, क्योंकि देखो 6 ये कट गया, एक बार कट गया, बाकी 3 ही तो बचा ये। तो यानी कि इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक पौधा कई दिनों तक अंधेरे में रहा और मर गया क्योंकि वह निम्न में से क्या नहीं कर पाया। देखिए पौधे क्या करते हैं, अगर यदि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा तो कब तक जिंदा रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार पौधे को भी जब ये भोजन नहीं कर पाएगा तो क्या रहेगा, ये एक ना एक दिन मर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या नहीं हो पाता, प्रकाश संश्लेषण, ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाती। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल इक्वेशन वो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और क्या है, ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो दिन को होती है, ये आपको पता होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। और किस जो इसमें क्या होता है, कौन सी गैस भाग लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेती है, पानी भाग लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कि 12 पिको फैराडे का एक संधारित्र है, पिको फैराडे का एक संधारित्र 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही डिफिकल्ट, इसका जो लेवल है डिफिकल्ट लेवल का है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी संधारित्र को हम सी से लिखते हैं, सी बराबर 12 पिको फैराड में, एक पिको फैराड में कितने होते हैं, 10⁻⁻12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12। ठीक है, ये फैराड हो गए। ठीक है, पी को हमने 10⁻⁻12 से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है 50 वोल्ट, वी दे रखा है। हमें ऊर्जा निकालनी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है, 1/2 CV²। काफ़ी महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। तो अब देखिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू लगा दीजिए, 1/2, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है आपकी 12 इंटू 10⁻⁻12 और वी का स्क्वायर यानी कि 2500। ठीक है, अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁸। इसको आप सॉल्व कर देना खुद, मेरे पास स्पेस की कमी है। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल, क्योंकि हम ऊर्जा को जूल में नापते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि धातु ए अपने विलयन से धातु बी को विस्थापित कर देती है तो धातु ए क्या होगी। यह देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो धातु ए होंगी ना वो क्या होंगी, बी से ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगी, यानी कि बी से क्या होंगी, ज़्यादा एक्टिव होंगी, यानी कि बी से क्या है, बी से अधिक प्रतिक्रियाशील यानी कि रिएक्टिव होगी। ठीक है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील होगी। और जो दोस्तों मैं आपको बता दें, जो ये एक प्रकार की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो धातु जितना ऊपर होगा ना उतना ही एक्टिव होगा, जो नीचे होगा उतना ही मतलब एक्टिव नहीं होगा। जैसे AU होता है, गोल्ड होता है, नीचे होता है। ठीक है, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब ऊपर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ एक, कि मान लीजिए देखिए जैसे ये रिएक्शन होती है Fe + CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, तो ये क्या हो जाता है, जो ये Fe होता है ना क्या कर देता है, इसको विस्थापित कर देता है, यानी कि क्या बन जाता है FeSO4 +
Cu बाहर निकल जाता है। यानी कि क्या होता है कि जो Fe है क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, ठीक है। यानी कि जो Fe है जो वो क्या है, जो आपकी जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें क्या है, सबसे इससे कॉपर से ऊपर है, इसलिए क्या करता है, इसको आसानी से ये विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, BCG का फुल फॉर्म क्या है। BCG काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो BCG का जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, बैसिलस कैलमेट और गुरिन। क्या है, बैसिलस कैलमेट और गुरिन, ठीक है। BCG का एक टीका होता है, BCG का टीका किस में लगाया जाता है, जिनमें टीबी होती है, ठीक है। और टीबी किसके कारण होती है, ये होती है बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण टीबी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त फिटकरी है। यानी कि पानी को यदि शुद्ध करेंगे तो उसके लिए कौन सी फिटकरी का यूज़ किया जाता है। देखिए फिटकरी भी कई प्रकार की होती है, जैसे पोटाश फिटकरी, क्रोम फिटकरी, फेरिक फिटकरी, तो अलग अलग प्रकार की फिटकरी होगी। तो कौन सी फिटकरी का यूज़ किया जाता है, इसका सही आंसर है पोटाश फिटकरी। इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जो पोटाश फिटकरी होता है ये होता है पोटाश फिटकरी। कौन सा होता है, पोटाश फिटकरी का फॉर्मूला ये होता है। और जो फिटकरी होती है, जो दूसरी जो फिटकरी होती है, ओरिजिनल वाली फिटकरी होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, न्यूमेरिकल है, अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए क्या बोला गया कि 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या निकालना है, उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें हमें देखिए क्या दे रखा है, Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻, कितना दे रखा है 7 कूलाम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए W कितना दे रखा है, यानी कार्य कितना दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल। हमें फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है, V बराबर क्या होता है W/Q। इस फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इससे आप वैल्यू रख दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए 1.7 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, W की रख दी हमने। अब Q की रखेंगे। Q की वैल्यू कितनी है 3.4 इंटू 10⁻7। ये कट जाएगा, 17 एकम 17 दूनी 34, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 को जब आप 1 से भाग देते कितना आ जाएगा 0.5। तो ये मतलब टोटल कितना आ जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, आसान है। जब आप कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 50 वोल्ट, इसका राइट आंसर है। ये फॉर्मूला याद करना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोस्तों। मैंने कोशिश की है कि जो मतलब इजी क्वेश्चन उनको मैंने पहले ही मतलब हटा दिया है इस सेट से, ताकि उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जो कि मतलब जिनमें मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है और जिसको हमें बताना चाहिए, जिसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि इतने आसान न्यूमेरिकल भी पूछे नहीं जाएंगे कि जो कोई भी कर सके। थोड़ा एफर्ट लगा, जो पढ़ने वाला होगा वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। जो आर्थ्रोपोडा है इसके संघ के अंतर्गत कौन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ये क्या है, सबसे बड़ा जंतु जगत है, सबसे बड़ा बिगेस्ट, सबसे बड़ा जंतु जगत है, ठीक है। याद रखना सबसे बड़ा जंतु जगत कौन सा है, आर्थ्रोपोडा होता है। ये क्या होता है, एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बता रहा हूँ, इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा जंतु आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केकड़े। केकड़े किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत केकड़े आते हैं। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा है जो संघ है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कॉकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, सैंडीपीट, मक्खी, टिक्स, घून, ठीक है, ये किस में आते हैं। और जो आपका तिलचट्टा भी लिख लीजिए, तिलचट्टा, ये कई बार पूछा गया कि तिलचट्टा किस उसमें आता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, ठीक है, याद रखना है। और रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम कीट, वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलती हुई किसी वस्तु में 120 जूल की गतिज ऊर्जा है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है। V कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, यानी 1/2 mv का स्क्वायर कितना दे रखा है 120 जूल, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें पता है कि 1/2 mv का स्क्वायर कितना है 120। हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है इसमें द्रव्यमान m निकालना है। तो
m बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणा 2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा v स्क्वायर। तो 120 गुणा 2 और v स्क्वायर कितना है, v मतलब 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 8 16, 8 15 8 120, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी 15 किलो। कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 15 किलो हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि हैलोजन में डैश होता है। जो हैलोजन होता है कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 17 में हैलोजन आता है, और चैल्कोजन आता है ग्रुप 18 में। ग्रुप 16 में कौन सा आता है, चैल्कोजन आता है, ठीक है, जिसमें सल्फर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हैलोजन में देखिए दोस्तों, जो टोटल कितने इसमें तत्व है, हैलोजन में टोटल 5 तत्व है, ठीक है, 5 तत्व है। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हैलोजन में कौन कौन से हैं, तो इनमें से देखिए दोस्तों, एक तो है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, एक मिनट, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, और एक होता है एटी मतलब एस्टेटीन, ठीक है, ये होता है, मतलब 5 होते हैं। तो इनमें से देखिए दोस्तों, जो आपके जो फ्लोरीन क्लोरीन है ये क्या है, गैस है, क्या ये गैस है। ब्रोमीन क्या है, ये है लिक्विड, और ये दोनों क्या है, सॉलिड है, ठीक है, काफ़ी रिएक्टिव है सारे के सारे, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। सही आंसर है जाइलेम। जाइलेम क्या है, मृत कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। और जो जाइलेम होता है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है, प्लांट्स में, ये प्लांट्स के ऊतक है सारे के सारे, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है वाटर सप्लाई। क्या कार्य इसका, वाटर मतलब वाटर का पानी परिवहन करना पौधे के विभिन्न भागों में, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आसान है। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, कैसे निकलेगी, पदार्थ की मात्रा। देखिए इस फॉर्मूले को याद रखना, पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान संख्या, पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान संख्या, इससे आप निकालेंगे मोलों की संख्या। तो पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी है, 81, द्रव्यमान संख्या है 27, तो भाग दीजिए कितना आ जाएगा, 3 मोल। कितना आ जाएगा, 3 मोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4, 3 मोल। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है। लगभग मैंने 5-6 शिफ्ट में इस क्वेश्चन को देखा है, मतलब रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा, घ्राण संकेतक। क्या बोलते हैं इनको, घ्राण संकेतक, यानी ओलिफैक्टर, ओलिफैक्टर इंडिकेटर, ओलिफैक्टर इंडिकेटर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए इनकी क्या होती है, अम्ल में डालेंगे तो अम्लीय जैसी हो जाता है, मतलब इनकी जो गंध होती है मतलब चेंज होती रहती है, जिसमें अम्ल में डालेंगे दूसरी गंध आएगी और क्षार में डालेंगे दूसरी गंध आएगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो ये दोस्तों घ्राण फैक्टर होता है इनमें कौन, जैसे प्याज हो गया, जैसे इसका उदाहरण क्या है, प्याज, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब क्या है, घ्राण फैक्टर में आते हैं। प्राकृतिक संकेतक में जैसे हल्दी हो गया, ये प्राकृतिक इंडिकेटर है। कृत्रिम आपको पता ही होना चाहिए, जो ये लिटमस होता है ये भी क्या है, प्राकृतिक संकेतक है, जिसको लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 किसी तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए इसमें क्या बोला गया है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10 है। हमें पता है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक। किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है। तो मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी नियॉन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, इसकी जो द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या हमें इसकी ज्ञात करनी है। तो कैसे हम इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होगी वो कैसे निकलेगी, द्रव्यमान संख्या निकलेगी, हम क्या करेंगे, जो प्रोटॉनों की संख्या है प्लस जो न्यूट्रॉनों की संख्या, इनको हम क्या करते हैं कि जोड़ देंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या है 17, न्यूट्रॉनों की संख्या है 10, कितना हो जाएगा 27। तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई, 27 आ जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 न्यूमेरिकल है कि 2 माइक्रो के बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.20 सेंटीमीटर है। तो मतलब 2 आवेश दे रखे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या, ये जो 2 माइक्रो आवेश के 2 बराबर को है, ठीक है, आवेश है। तो इसमें विद्युत द्विध्रुव है जो आघूर्ण पी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मतलब 2 आवेश है जिनका मान कितना है, 2 माइक्रो है, ठीक है, 2 माइक्रो इसका क्या है, आवेश है। तो क्यू बराबर कितना दे रखा है, 2 माइक्रो कुलाम, 2 माइक्रो कुलाम है।
तो हमें पता है कि जो माइक्रो होता है, एक माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻⁶, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। क्यू को हमने किस में मतलब मीटर में कुलाम में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो को हमने क्या कर दिया हटा दिया, माइक्रो की जगह क्या आ गया 10⁻⁻। पीको में कितना होता है -12, हमने अभी तक देखा, ठीक है। अब देखिए नैनो में 9 होता है, -9 होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए जो क्या होता है, जो 2r दे रखा है, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 2r कितना दे रखा है 3 सेंटी, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो हम 100 से भाग देंगे, यानी कि 3 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2r भी निकल गया। अब हमें पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण होता है, ये जो वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण, इसको हम P से लिखते हैं। P बराबर क्या होता है Q × 2r होता है, ठीक है। Q की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है 2 × 10 की पावर कितना दे रखा है -6 × 2r कितना दे रखा है 3 × 10⁻12। फटाफट से गुणा कर दीजिए, 6 × 10 की घात कितना आ जाएगा माइनस कितना दे रखा है इसमें -8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 ये 2 ये हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन हृदय और श्वसन की गति को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? किसके द्वारा हृदय और श्वसन की गति को कंट्रोल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, हृदय और श्वसन की गति को क्या करता है नियंत्रित करता है, यानी कि जो अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा के बिना भी हो जाती है, जैसे हृदय धड़कना, पलक झपकना, ठीक है, ये सब श्वसन हो गया, ये सब क्या होती है अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो ये किसके द्वारा होती है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होती है। जो इसका जो आकार होता है कैसा होता है, इस तरह के होता है, ठीक है, याद रखना है ये भी दोस्तों। और जो मेरुदंड होता है इसके पीछे वाले भाग में, जो अब मेडुला ऑब्लांगेटा होता है इसका पिछले वाला भाग होता है, वहाँ मेरुदंड पाया जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, मैसेंजर के लिए क्या करता है रास्ता देता है, यानी कि जितने भी हमारे दिमाग में जो भी मैसेज आते हैं इसी के थ्रू आते हैं, मेरुदंड के थ्रू ही इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब सूचनाओं को मतलब क्या करता है ले जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको सारे प्रश्न कुछ क्वेश्चन आते होंगे, कुछ नहीं भी आते होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।